नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की वीडियो लेके आए हैं। मुझे पता है कि बहुत दिन हो गए हमने क्लास 12 की कोई वीडियो नहीं डाली है, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का ही एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, जो हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इसका मतलब मानव अध्यावरणीय तंत्र, उसी का ही एक और नया टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और वो जो नया टॉपिक है उसका नाम है त्वचा की प्रमुख ग्रंथियाँ, इसका मतलब क्यूटेनियस ग्लैंड्स। त्वचा से कौन कौन सी ग्रंथियां उत्पन्न होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उन सबको आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं वो इस वीडियो को जरूर आसानी से देख पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा, कि आपको एमएस कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट और बिना किसी देर के। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि त्वचीय ग्रंथि या त्वचा की जो ग्रंथियां हैं, इनका एक्चुअल मतलब क्या है। इनका एक्चुअल मतलब ये है कि त्वचा से व्युत्पन्न होने वाली ग्रंथियां, जो कि जिनके जो पोर्स हैं वो त्वचा पर अगर खुल रहे हैं या त्वचा से बाहर निकल रहे हैं, तो वो मुख्य रूप से त्वचीय ग्रंथि हो जाती हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो उत्पत्ति है वो त्वचा से ही होती है। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनको अब हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है इनका वो यही है कि त्वचा की जो ग्रंथियां हैं, इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसे और जूम जो है वो कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये। तो देखिए, त्वचा की जो ग्रंथियों की जो उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से एक्टोडर्म से होती है। दूसरी चीज, जो प्रमुख त्वचीय ग्रंथि है, प्रमुख जो क्यूटेनियस ग्लैंड्स हैं, वो केवल और केवल दो ही मानी गई हैं। एक तो है श्वेत ग्रंथि और एक है तेलीय ग्रंथि। इसका मतलब सेबेसियस ग्लैंड्स जो हैं वो मुख्य रूप से मूल ग्रंथियां होती हैं। शेष सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों ग्रंथियों का रूपांतरण होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबसे पहले जो हम समझेंगे वो श्वेत ग्रंथि को समझेंगे। अब थोड़ी सी एक आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम श्वेत ग्रंथि को ही समझ पाएंगे। लास्ट वीडियोस में मैं कमेंट देख रहा था आपके, कि आप कहते हैं कि सर इतनी बड़ी वीडियो रखा कीजिए कि जिसमें पूरा के पूरा जो टॉपिक है, पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाए। लेकिन आपको समझना होगा ये चीज़ कि पूरा के पूरा जो चैप्टर है वो आपका काफ़ी बड़ा होता है, और फिर मुझे नोट्स भी बनाने पड़ते हैं हर तरीके का, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, और समय का भी कोई वो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बड़ी वीडियो बनती है तो वो इतने अच्छे से समझ नहीं आती जितना कि आप ये 5 या 10 मिनट की वीडियो में समझ पाते हैं। अब हम इसमें एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इतना अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको फिर कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज की से तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रहेगी, तो क्योंकि समय का भी अभाव है। हालांकि कोशिश करते हैं समय निकालने की, बट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन करेंगे उसको भी। तो हम धीरे धीरे जो है वो टाइमिंग बढ़ाएंगे। अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको भी बता दूं कि हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो श्वेत ग्रंथि वाला होने वाला है, और इसको पूरे को समझेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके फायदे हैं, साथ ही साथ ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, उन सबको हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ में। और सबसे पहले जो टॉपिक है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब समझिए आप स्वेट ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि। ठीक है, देखिए खासियत इसकी, यह कुंडली नुमा और नलिकाकार ग्रंथि। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं त्वचा की संरचना आपको समझा रहा था, तो उन त्वचा की संरचनाओं में मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो रिंकल्ड, ये कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रही थी, जिसका मैंने आपको नाम बताया था कि ये श्वेत ग्रंथि। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसमें वो लिंक आ रहा होगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, इसका प्रमुख कार्य क्या है। जो श्वेत ग्रंथि है इसका मुख्य कार्य क्या है या प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रमुख कार्य इसका एक ही है, ताप नियंत्रण करना। ताप नियंत्रण करने का मतलब सीधा सा ये होता है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक तरीके से फिक्स होता है, 37 डिग्री जो है वो इसके आसपास रहना चाहिए। तो उसको उतना ही मेंटेन करने का जो काम है, खास करके गर्मियों में, वो स्वेट ग्लैंड करती है। जब ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा जाने लगता है तो ये तेज़ी से जो है वो पसीने का स्रावण करती है, जिससे कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो वही 37 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो इसका काम है वो ताप नियंत्रण का। लेकिन जब ये ताप नियंत्रण का कार्य कर रही होती है तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा काम भी कर देती है कि शरीर से जो कहें कि एक तरीके से तरल अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको भी ये कुछ मात्रा में शरीर से बाहर निकाल देती है। तो ये इसका सेकेंडरी वर्क हो गया, लेकिन प्राइमरी
वर्क की अगर हम बात करें, जो प्राथमिक इसका कार्य है वो है ताप नियंत्रण करने का। लेकिन उसके साथ में कहें कि बोनस के रूप में ये काम कर रही है कि ये जो तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो यूरिक एसिड हो, जो भी हैं उन सबको, सॉल्ट्स हों कई तरीके के, उनको शरीर से बाहर निकालने का जो काम है वो इसका सेकेंडरी वर्क एक तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगली चीज, इसका जो कुंडलित रूप जो भाग होता है उसे हम स्रावी भाग कहते हैं। जो मायोएपिथेलियल सेल्स एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो संकुचनशील कोशिकाएं होती हैं। वो संकुचनशील कोशिकाएं क्या करती हैं, इसके पास में धीरे धीरे संकुचन करती रहती हैं, जिससे होता क्या है कि जो पसीना है वो इन नलिकाओं के थ्रू जो शरीर त्वचा है उससे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनमें संकुचन उत्पन्न करने का जो काम है प्रमुख रूप से वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स। ये आप नाम ध्यान रखेंगे, मायोएपिथेलियल सेल्स क्या होता है। तो मैं इसको बता दूं दोबारा से कि इनका प्रमुख कार्य जो है वो संकुचन करने का है। संकुचनशील कोशिकाएं हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संकुचन होगा तो जो तरल पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख विशेषताएं हुई। अभी पूरा नहीं हुआ है ये और भी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो औरों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं कि भाई जो पसीना होता है या जो स्वेट है वो मुख्य रूप से बना किन किन चीज़ों का होता है। तो देखिए आप, 99% जो है वो वाटर मतलब कि जल होता है, और शेष 1% जो हिस्सा है उसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और अन्य जो लवण है उन सभी के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो आप देखिए कि प्रमुख रूप से तो ये जल का ही कर रहा है, साथ ही साथ जो है वो अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ हैं शरीर के लिए उनको भी ये शरीर से बाहर निकालता है। ये एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये लाइसोजाइम जो जीवाणु होते हैं उनको, उन पर इनका बहुत ही अच्छी जो है वो एक तरीके से कहें कि उनको नष्ट करने में या उनसे डील करने में ये जो स्वेट है, जो पसीना है, ये काफ़ी सहायता करता है। कौन से जीवाणुओं से, लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने में या उन पर आक्रमण करने में पसीने की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसका ही एक और जो टॉपिक है। ये तो पसीने का संगठन हुआ। अब हम समझते हैं श्वेत ग्रंथि के प्रकार। श्वेत ग्रंथि जो है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती हैं, जिनमें पहला जो प्रकार है वो होता है एक्राइन या मीरोक्राइन, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है एपोक्राइन। एक्राइन या मीरोक्राइन फर्स्ट टाइप है इसका, और जो सेकंड टाइप है वो है एपोक्राइन। ठीक है, इनके बारे में समझेंगे कि ये विशेष रूप से क्या हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ ये क्या क्या काम करती हैं शरीर में। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं पहला जो प्रकार है इसका मतलब एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथियों को। ठीक है, देखिए एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, इनकी सबसे प्रमुख जो विशेषता है, ये लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जिससे आपको आसानी से दिख सके। इनके स्राव से कोशिका द्रव्य को कोई नुकसान नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि जो अतिरिक्त जल की मात्रा है उसको शरीर से बाहर निकालना, उसको ताप नियंत्रण के लिए उपयोग में लेना इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि हम कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, तो इनका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि भाई हमको कोशिका द्रव्य को नुकसान नहीं पहुंचाना, अतिरिक्त जल जो है उसको हम नियमित करते रहते हैं और उसी की सहायता से हम ताप नियंत्रण भी करते हैं। इसका श्रावण किस विधि से होता है, तो इसका जो श्रावण है वो विसरण विधि, डिफ्यूजन मेथड जो होता है, अधिक से कम की ओर जाना, ये विसरण विधि कहलाती है। तो अधिक से कम की ओर जाने की जो विधि है विसरण विधि, उसके जरिए एक्राइन या मीरोक्राइन जो प्रकार की जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो अपना श्रावण करती हैं। उदाहरण क्या है इनके, तो मानव शरीर के अधिकांश जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इसी प्रकार की होती हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों पर, हथेलियों, तलवों आदि स्थानों पर जो पाई जाती हैं वो प्रमुख रूप से इसी कार्य को करने में सहायता करती है। ठीक है, या इसी प्रकार की जो है वो ग्रंथियां होती है। यहां से ये प्रश्न मुख्य रूप से उठता है, तो आप इसको ध्यान रखना। साथ ही साथ अगली जो आपकी बायोलॉजी की वीडियो होगी, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पहले कह रहा हूं, चैप्टर के बीच में ही यहां तक के जो टॉपिक हैं, इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप भी अपनी तैयारी पूरी रखना, कमेंट में उनके आंसर जरूर बताना। तो अभी मैं बता देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होने वाली है उसका टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, तो अब हम दूसरा प्रकार डिस्कस कर लेते हैं इसका, कि इसका दूसरा प्रकार कौन सा होने वाला है। तो
दूसरा प्रकार देखते हैं इनका। दूसरा प्रकार है एपोक्राइन प्रकार का। एपोक्राइन की क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखिए इनका जो स्राव होता है उससे कोशिका द्रव्य को आंशिक क्षति जो है वो पहुंचती है। यह स्राव सांद्र प्रकृति का होता है, इसका मतलब हल्का सा गाढ़ा होता है। अब इतना गाढ़ा भी नहीं होता जितना कि हम इसको अंदाजा लगाएं। पसीने की तुलना में हल्का सा जो है वो डेंस होगा या कहें कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हल्के पीले रंग का होता है। क्या इसके उदाहरण हैं, तो आर्म पिट्स जो हैं हमारी, ठीक है, जो बाएं बगले जो हैं एक तरीके से, उनमें जो श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं आर्म पिट्स के अंदर, वो मुख्य रूप से एपोक्राइन प्रकार की जो है वो श्वेत ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं अगला जो प्रकार है, या कहें कि इनके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की श्वेत जो ग्रंथियां हैं इनके और क्या क्या विशेषताएं हैं या पसीने से संबंधित कुछ विशेषताएं। तो देखिए श्वेत ग्रंथि जो है सबसे ज्यादा हथेली और तलवों में पाई जाती हैं। डॉग, वेल, इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो उनमें दूसरे तरीके होते हैं ताप नियंत्रण करने के। ठीक है, साथ ही साथ हिप्पोपोटेमस, इसका मतलब दरियाई घोड़ा, कंगारू, इनका जो पसीना है उसका रंग लाल होता है, या हल्का गुलाबी या लाल रंग का जो है वो होता है। तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ये थी जानकारी इस वीडियो के बारे में। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आसानी से टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ इसको शेयर जरूर से जरूर कर देना है। कोई बात नहीं, आपके और जो दोस्त हैं वो भी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत वो भी कुछ सीख लेंगे। लगता है, हो सकता है एक ख्याल आता होगा दिमाग में कि वो पढ़ लेंगे इन चीज़ों को। कोई बात नहीं, सभी को पढ़ने दीजिए, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमें इस वीडियो को शेयर करते रहना है जिससे कि और बच्चे जो हैं वो भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके तो बता देना। साथ ही साथ तैयारी कर लो, अगला जो वीडियो आएगी आपकी बायोलॉजी की, उसमें हम अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के यहाँ तक के उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।